हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट शीट का इंट्रोडक्शंस पढ़ा था, उसके बाद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी देखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओवरहेड का डिटेल जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। WIP और फिनिश गुड्स को कैसे करके कॉस्ट शीट में यूज करते हैं उसको भी पढ़ेंगे, एंड एक एडवांस कॉस्ट शीट और एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को देख लेते हैं। जब कभी भी कॉस्ट शीट में आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का प्रेजेंटेशन देना हो तो आपको इसी तरीके से देना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और जो भी रॉ मटेरियल को खरीदने से संबंधित खर्चे हैं उनको आपको ऐड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आपको इसमें माइनस करना है। अगर कोई रॉ मटेरियल ख़राब होगा, जिसको वेस्टेज बोलेंगे, तो उसको अगर हम लोग सेल करेंगे तो उसे भी आपको लेस करना होगा, हालांकि वो क्वेश्चन में कम रहता है। अब देखते हैं कि ओवरहेड्स के डिटेल को देखते हैं। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से ऐसे कॉस्ट हैं जो आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट या प्लांट होगा उसका डेप्रिसिएशन, और जो भी टूल्स वगैरह फैक्ट्री में यूज होते हैं उसका भी डेप्रिसिएशन आपको ध्यान रखना है। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी लागत लगेगी वो सभी फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखिएगा, और खर्चों को आप ध्यान से देखिएगा उसका नेचर कैसा है। अगर आपको लगेगा कि ये जो खर्च है ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है तो उसको आपको फैक्ट्री ओवरहेड में रखना है। तो आई होप कि फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि ऑफिस में जो कुछ भी खर्चे होंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस को या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में जो भी खर्चा होगा, तो उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में रखना है। आप सिंपली इन एक्सपेंसेस को याद भी रख सकते हैं, जैसे ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैनेजर का कमीशन वगैरह। और ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन अगर ऑफिस के फर्नीचर से रिलेटेड है तो वो ऑफिस ओवरहेड है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको परेशान करता है कि कौन कौन से ऐसे कॉस्ट हैं जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा या खर्चे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैम्पलिंग हो गया, शोरूम का जो खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। शोरूम का रेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। सेल्समैन का सैलरी हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, और वेयर हाउस का मतलब यहाँ पर गोडाउन होता है। कैरेज आउटवर्ड, कस्टमर के घर तक पहुँचाने का जो भी किराया है उसको कैरेज आउटवर्ड में रखते हैं। और जो गाड़ी होती है उसका डेप्रिसिएशन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में WIP और फिनिश गुड्स हैं तो फिर हम लोग कॉस्ट शीट को कैसे करके बनाएंगे। तो देखिए, अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस को आपको प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आपके पास वर्क कॉस्ट आता है। उस वर्क कॉस्ट को आप ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोलिएगा, एंड देन उसमें आप ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, और फिर जो कुछ भी टोटल आएगा उसमें से आप क्लोजिंग WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे। तो फिर जो वर्क कॉस्ट आएगा उसको आप नेट वर्क कॉस्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही फिनिश गुड्स अगर आता है क्वेश्चन में, तो फिनिश गुड्स को आपको ध्यान रखना है कि नेट वर्क कॉस्ट के बाद आप उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से। एंड देन आप उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कीजिए, और फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो भी अमाउंट होगा वो माइनस कीजिए। तो फिर जो आएगा उसको एक यहाँ पर नया टर्म आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये ध्यान रखना है कि COGS एक नया टर्म जब कभी भी फिनिश गुड्स क्वेश्चन में रहेगा तो एक आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये प्रॉपर फॉर्मेट है, और एक एडवांस फॉर्मेट भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको आप जरूर याद कर लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में अगर WIP और फिनिश गुड्स होगा तो जो कॉस्ट शीट बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। जब कभी भी क्वेश्चन में फिनिश गुड्स गिवन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक नया टर्म आ जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स नहीं रहता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जनरली क्वेश्चन में आपको निकालना नहीं होता है, सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ सेल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करने के बाद जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा तो फिर आप उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, फिर जाकर कॉस्ट ऑफ सेल आता है, और उसको सेल्स में से अगर आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी निकल कर आसानी से आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिस क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें होंगी, और उसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए ऐसा करते हैं कि एक एडवांस सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप खुद ही बनाइए, और बाद में आप आंसर इसका देखिएगा। मैं सॉल्यूशन अभी करके दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स भी गिवन है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसमें WIP भी हो सकता है मिल जाए।
तो ये एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे आप बगल में WIP भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों WIP है। उसके बाद कुछ ऐसे खर्चे भी इसमें शामिल हैं जो खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं, तो उनको आपको नहीं ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि जो खर्चे ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको आप यहाँ पर कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते हैं। और जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉस्ट शीट में दिखाते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि कॉस्ट शीट में आपको इसका बनाकर दिखाता हूँ, प्रॉपर वे में ही बनाकर दिखाता हूँ। पेन कॉपी लेकर मैं आपको इसको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ इसी तरीके से बनाएंगे। आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, या पहले आप बना लीजिए उसके बाद आप आंसर को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि कैसे करके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इसमें रहेगा। ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल है तो आपको इसको सबसे पहले लेना है। उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है तो उसमें ऐड करना है आपको, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। उसके बाद उसमें आप डायरेक्ट वेजेस ऐड कीजिए, तो फिर उसके बाद आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर डिविडेंड पेड वगैरह जो है वो इससे रिलेटेड खर्चा नहीं है, यानी कि कॉस्ट शीट से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग खर्च है, उसको आपको यहाँ पर नहीं डालना है। मतलब ये फाइनेंशियल नेचर का खर्च है, इसको आपको यहाँ पर नहीं डालना है। जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं उनको नहीं डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो सभी खर्चों को डालना है जो स्पेसिफिक किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित होगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। जो केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, मतलब प्योर फाइनेंशियल नेचर का जो खर्च है, उसको हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो ये कॉस्ट शीट का एक नॉर्मल मैंने फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है, और ये फॉर्मेट भी मैं बगल में रख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, और जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो है यहाँ पर देखिए 80,000। इसमें फिर आप ध्यान रखिए कि क्या ऐड करना था आपको। तो मैंने ये कहा था कि रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उनको आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो क्वेश्चन में मुझे एक ही चीज़ दिख रहा है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो उस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आप ध्यान से देखिए 2,60,000 है, इसको आप ऐड कर लीजिए 2,80,000 और 2,60,000। अब जब कभी भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि वस्तु को खरीदने से संबंधित जो भी खर्चे होंगे, मतलब कच्चा सामग्री खरीदने से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनको भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कैरेज मतलब किराया, फ्रेट, रेल का किराया इत्यादि अगर लगेगा तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं, तो फिर अब हम लोग इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 80,000 और 2,60,000 को ऐड किया हम लोगों ने तो 3,40,000 आया, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का 48 है, तो उसको आप माइनस करेंगे। तो जब कभी भी आप माइनस में कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर माइनस एक तरह से इंडिकेशन हो गया। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों के पास आ गया 2,92,000, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पर यूनिट कॉस्ट का यहाँ पर कॉलम नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे कितना वस्तु उत्पादन हुआ है ये गिवन नहीं है, इसलिए अगर होगा तो बगल में आप एक और कॉलम डाल दीजिएगा कॉस्ट पर यूनिट का। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है आपको। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस है 1,86,000, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,28,000। इसको क्या बोलेंगे आपको याद होगा, इसको कहेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। तो जो कुछ भी आंसर आता रहेगा आपको उसको इसी तरीके से लाइन के पास लिखना है, मतलब इधर साइड में नहीं लिखना है। और जो भी खर्चे आप ऐड करेंगे उसको यहाँ पर फिर फ्रंट लाइन से लिखना है, जैसे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उनको ढूंढना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है फैक्ट्री ओवरहेड का, जैसे कि वर्क एक्सपेंस है। आपको ये याद रखना है कि वर्क का मतलब भी फैक्ट्री होता है। तो यहाँ पर वर्क एक्सपेंस एक मुझे दिख रहा है और एक डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन आपको ये ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्क एक्सपेंस 70,400 है और जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है। तो इन सभी को यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 80,400 हो गया। और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो आप देख लीजिए कि 5 लाख यहाँ पर आ जाएगा 8,400। तो इसको अब आप क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद आता था वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये कि इसमें WIP भी है,
यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो इस वर्क कॉस्ट को आप लिख दीजिएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP का अमाउंट आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। पहले ओपनिंग WIP का अमाउंट है 74,000 और साथ साथ आपको लेस भी करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टोटल करने की बजाय डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए यहाँ पर लेस क्लोजिंग WIP भी लिख सकता हूँ। आप चाहें तो पहले टोटल कर लीजिए, उसके बाद नीचे में लिखिए क्लोजिंग WIP। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग माइनस करके लिख देते हैं, माइनस मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये माइनस हो गया। एंड देन अब जो आपके पास जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट वर्क कॉस्ट। तो इसको आप टोटल एक बार करके देख लीजिएगा, 8,10,400 नहीं 5,10,400 आ जाएगा, वो हो जाएगा नेट वर्क कॉस्ट। तो इसको हम लोग नेट वर्क कॉस्ट बोलेंगे। अब इसमें हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में आप ढूंढिए कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसे जब आप ऐड करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में 30,000 मुझे दिख रहा है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में फिनिश गुड्स भी है। अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स हैं तो आप साइड में देख रहे हैं आपके पास फॉर्मेट है ग्रीन कलर का, तो वो फिर आपको यूज़ करना होगा। जैसे ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो अमाउंट होगा वो आपको ऐड करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपको अलग अलग करना होगा। जैसे मैंने ऊपर में ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP एक साथ प्लस माइनस कर दिया, ऐसा आप नहीं करना फिनिश गुड्स के साथ, क्योंकि इसमें कभी कभी कॉस्ट निकलता है, जो कि आगे के किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और भी। तो यहाँ पर जैसे 30,000 है तो इसको ऐड कर दिया, तो इसी के ठीक नीचे आप लेस भी लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ यूनिट होगा तो आप नहीं लिखिएगा, नंबर ऑफ़ यूनिट क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो फिर आपको अलग से लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा, यही मैं कह रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेस डायरेक्टली कर देता हूँ। तो लेस करने के लिए ब्रैकेट लगा दीजिए आप यहाँ पर। जैसे इस क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन नहीं है तो डायरेक्टली आप लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आएगा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो 5 लाख ये आ जाएगा 34,000 और इसको 400 है, तो 400 ये जो है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दीजिए। एंड देन उसके बाद फिर उसमें आप प्रॉफिट में से माइनस कीजिएगा, मतलब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कीजिएगा, तो फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। तो आई होप यहीं तक करता हूँ मैं। इसके आगे तो आपको पता ही है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना है एंड देन सेल्स उसमें से माइनस करना है। तो इस वीडियो से मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ WIP और फिनिश गुड्स को समझाना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। जब कभी भी WIP आएगा तो वर्क कॉस्ट को आप ग्रॉस बना लीजिएगा एंड देन उसमें से एक बार WIP ऐड भी करना है ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग WIP माइनस करना है, तो फिर आएगा नेट वर्क कॉस्ट। और उसके बाद ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। देन आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को इसमें माइनस करना है। तो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।